हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉइल टेक्सोनॉमी, सॉइल्स ऑफ इंडिया और सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉइल टेक्सोनॉमी से। तो सॉइल टेक्सोनॉमी में क्या क्या है? ये जो सॉइल टेक्सोनॉमी है वो यूएस कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के 7th अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पे है। तो यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो सॉइल टेक्सोनॉमी है वो किस बेसिस पे, किस अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड है। तो वो है 7th अप्रोक्सीमेशन। अब ये जो 7th अप्रोक्सीमेशन बना था ये क्या क्या मेंटेन करता है? ये 7th अप्रोक्सीमेशन नेचुरल बॉडी कॉन्सेप्ट को मेंटेन करता है और इसके दो मेजर फीचर्स हैं जो कि अडॉप्ट किए गए थे 1975 में। अब वो दो मेजर फीचर्स क्या हैं कि सॉइल्स के डिफरेंट क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए सॉइल के प्रॉपर्टीज़ को अच्छा माना गया, न कि सॉइल के जेनेसिस को। तो पहला यही है कि मतलब सॉइल के प्रॉपर्टीज़ को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं सॉइल जेनेसिस के मुकाबले। और दूसरा क्या है कि जो हम नॉमेनक्लेचर करते हैं सॉइल्स, ये जो सॉइल ऑर्डर, सॉइल कैटेगरी, ये सबको जो नॉमेनक्लेचर करेंगे वो लैटिन या फिर ग्रीक वर्ड होगा। मतलब नॉमेनक्लेचर के लिए हम लैटिन और ग्रीक वर्ड का यूज करेंगे, लैटिन या फिर ग्रीक वर्ड का। तो 6 कैटेगरीज वेर अडॉप्टेड फॉर दिस सिस्टम। तो 6 कैटेगरीज इसमें हम अडॉप्ट करते हैं। पहला क्या है? ऑर्डर, दूसरा सब ऑर्डर, तीसरा ग्रेड ग्रुप, चौथा सब ग्रुप, फिर फैमिली सीरीज। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? देखिए, आप पूछ सकते हैं कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है। तो एग्जाम में आपसे पूछेंगे तो आपको सब लिखना होगा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन सॉइल सीरीज है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन इज सॉइल सीरीज। हो सकता है लार्जेस्ट वाला भी पूछ दें तो वो है ऑर्डर। अब ये बीच वाले ये सबको नहीं पूछेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट वाला ज़्यादा पूछा जाता है। तो सॉइल ऑर्डर इन 7th अप्रोक्सीमेशन एंड दियर डेरिवेशन। तो 7th अप्रोक्सीमेशन वाला जरूर याद रखिएगा कि 7th अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड है जो सॉइल ऑर्डर्स हैं। इसमें कितने टोटल सॉइल ऑर्डर हैं? 12 सॉइल ऑर्डर हैं। अब इनको देखा जाए, पहला क्या है? इंसेप्टी सॉल। इंसेप्टी सॉल मतलब यंग एम्ब्रियोनिक सॉइल विथ फ्यू डायग्नोस्टिक होराइजन्स। मतलब इसमें कुछ हद तक डायग्नोस्टिक होराइजन्स होते हैं और ये यंग सॉइल है और इसको बिगिनिंग ऑफ सॉइल भी बोलते हैं। मतलब सबसे पहला स्टेप सॉइल का बनने का इंसेप्टी सॉल हो गया। फिर आते हैं इंटी सॉल पे, रिसेंटली फॉर्म्ड। इसी से एलुवियल सॉइल बनता है, इसको बोलते हैं रिसेंटली फॉर्म्ड एलुवियल सॉइल। इससे एलुवियल सॉइल बनता है। इसमें लिटिल प्रोफाइल डेवलपमेंट या फिर नो डेवलपमेंट ऑफ प्रोफाइल। तो हम दो चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, इंसेप्टी सॉल और इंटी सॉल में। एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि एलुवियल सॉल किस सॉल से बनता है तो वो है इंटी सॉल। और दो चीज़ कन्फ्यूजन, इंसेप्टी सॉल्स जो है वो बिगिनिंग ऑफ सॉयल है और इंटी सॉल जो है रिसेंटली फॉर्म्ड सॉयल। फिर आते हैं वर्टी सॉल्स पे। वर्टी सॉल्स क्या है? डार्क आर ब्लैक स्वेलिंग क्लेज। वर्टी सॉल्स होते हैं वो डार्क कलर के होते हैं, डार्क ब्लैक कलर के होते हैं और ये स्वेलिंग क्लेज है, मतलब ये स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, पानी पड़ने पे ये फूल जाते हैं। इसके अंदर डीप क्रैक्स भी डेवलप होते हैं जब ये सूख जाते हैं। मतलब पहले जब वाटर ऐड होगा तो स्वेल कर जाएंगे और जब वाटर सूखा जाएगा तो उसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे। फिर देखते हैं ऑक्सी सॉल्स। ऑक्सी सॉल्स, ऑक्सी नाम से ही ऑक्साइड लग रहा है तो इसके अंदर सेक्स की ऑक्साइड ज़्यादा होता है। फिर हाईली वेदर्ड सॉयल ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। मतलब ये हाईली वेदर्ड सॉयल है, इसमें इसकी वेदरिंग बहुत ज़्यादा होता है, ब्रेकडाउन इसमें हमेशा चलता रहता है। फिर अल्फी सॉल्स में क्या है? रिलेटिवली यंग सॉयल है ये और अल्फी सॉल से एसिडिक सॉल बनता है और ये फॉरेस्ट सॉयल में भी पाया जाता है अच्छा खासा। हिस्टोसॉल्स, हिस्टोसॉल्स को ऑर्गेनिक सॉल कहते हैं क्योंकि इसमें 20% से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। तो हिस्टोसॉल्स जो है उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑर्गेनिक होराइजन, ऑर्गेनिक सॉल किससे बनता है? तो वो हिस्टोसॉल से बनता है। अब एरिडीसॉल्स, एरिड से ही लग रहा है डिजर्ट सॉल है तो मतलब डिजर्ट सॉल्स ऑफ एरिड रीजन। स्पोडोसॉल्स क्या है? सच सॉइल आर विथ सब सॉइल एक्यूमुलेशन ऑफ सेस्की ऑक्साइड एंड ह्यूमस। मतलब इसके सब सॉइल होराइजन में, बी वाले होराइजन में सेस्की ऑक्साइड और ह्यूमस का एक्यूमुलेशन होता है, सेस्की ऑक्साइड और ह्यूमस जमा होते हैं। तो सेस्की ऑक्साइड में क्या क्या पाया जाता है? Fe2O3 एंड Al2O3, मतलब फेरस ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अल्टीसॉल्स क्या है? अल्टीसॉल्स में लो न्यूट्रिएंट होता है, सबसे कम न्यूट्रिएंट किस में पाया जाता है? अल्टीसॉल्स में, लो बेस स्टेटस, और ये अल्टीसॉल्स फॉरेस्ट सॉल में पाया जाता है। मॉलीसॉल्स क्या है? सॉफ्ट ग्रासलैंड, मतलब ग्रासलैंड रीजन में मॉलीसॉल्स ही पाया जाता है। ग्रासलैंड्स डार्क सॉइल ऑफ स्ट्रिप्स एंड प्रेरीज, हाई बेस स्टेटस, इसका बेस स्टेटस काफ़ी हाई होता है। और मॉलीसॉल्स को मोस्ट फर्टाइल सॉइल बोला जाता है। मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स ऑफ वर्ल्ड वो कौन सा है? मॉलीसॉल्स। अब ये इंडी सॉइल क्या है?
यहाँ पे तो नहीं लिखा है। अब इंडिसॉल जो होता है वो जो वॉल्केनोज आते हैं, मतलब ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे जो लावा बाहर निकलता है उसी से ये इंडिसॉल का फॉर्मेशन होता है। तो ये मोस्टली ब्लैक कलर का होता है, न्यूट्रिएंट इसमें अच्छा खासा होता है। ये जेली सॉल्स क्या है, ये GELI है और यहाँ पे ई नहीं होगा, यहाँ पे ए होगा एंडीसॉल्स, और ये जी होगा जेली सॉल्स। तो जेली सॉल्स में क्या है, ये जो जेली सॉल्स है वो जहाँ ठंडे प्रदेश में ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पे हमेशा ठंडा कोल्ड रीजन में ये ज़्यादातर पाया जाता है। और इसके 2 मीटर तक, मतलब ये सरफेस सॉइल है तो इसके 2 मीटर, जैसे ये सरफेस सॉइल है यहाँ पे 2 मीटर तक फ्रॉस्ट हमेशा जमा रहता है। क्या है, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। तो इसको किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी और लिमिटेशन। तो जितने भी लैंड्स होते हैं उनको 8 क्लास में क्लासीफाई किया गया है, किसके द्वारा, बाय US सॉइल कंजर्वेशन सर्विस के द्वारा। तो US सॉइल कंजर्वेशन सर्विस के द्वारा जितने भी लैंड हैं, जितने भी ज़मीन है, सबको 8 क्लास में डिवाइड किया गया है कैपेबिलिटी और लिमिटेशन के बेसिस पे, मतलब वो किस लिए, वो जो लैंड है वो किस काम के लिए है, किस काम के लिए नहीं है, क्यों नहीं है। लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, तो कौन कौन से लैंड सुटेबल हैं कल्टीवेशन के लिए, तो ऐसे लगभग 4 क्लास, जो शुरुआत के 4 क्लास हैं वो लैंड्स मतलब कल्टीवेशन के लिए सुटेबल हैं। लेकिन अगर हमें रेगुलर कल्टीवेशन करना है, मतलब लगातार उस पर हमें कल्टीवेशन करते रहना है, तो उसके लिए केवल फर्स्ट 3 क्लासेस सुटेबल हैं। 4th क्लास वाला रेगुलर कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं है। तो जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है वो सुटेबल है रेगुलर प्रैक्टिस के लिए। फिर लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन के लिए बाकी जो रिमेनिंग 4 हैं क्लासेस हैं वो कल्टीवेशन के ऑफ क्रॉप्स के लिए सुटेबल नहीं है। ऐसे लैंड्स में हम क्या करते हैं, घास लगाते हैं, फॉरेस्ट्री करते हैं, ट्रीज लगाते हैं, या फिर वाइल्ड लाइफ वैसे ही उसको छोड़ देते हैं, जैसा वो है उसको नेचुरल तरीके से उसको छोड़ देते हैं। फिर क्लास 1 में क्या है, गुड कल्टिवेबल लैंड विदाउट एनी लिमिटेशन, मतलब ये टोटली कल्टिवेबल लैंड होता है, इस पर हम कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी खेती कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है। लिमिटेशन मतलब क्या, जैसे स्लोप हुआ, इरोजन हुआ, तो इसमें ना कोई हैवी स्लोप है ना कोई सॉइल इरोजन वाला प्रॉब्लम है, सब सही होता है इसमें। इट हैज़ नो लिमिटेशन, गुड फॉर इंटेंसिव क्रॉप कल्टिवेशन। इंटेंसिव क्रॉप मतलब हम इसमें हैवी क्रॉप कल्टिवेशन कर सकते हैं। और क्रॉप क्लास 1 वाले में सच लैंड्स नीड ओनली क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लाइक फर्टिलाइजर, मैन्योर, क्रॉप रोटेशन टू मेंटेन देयर प्रोडक्टिविटी, मतलब ऐसे क्रॉप्स के साल की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए हमें फर्टिलाइजर, मैन्योर ये सब देना होगा, क्रॉप रोटेशन करना होगा, मतलब हमें बस नॉर्मली जो प्रैक्टिस करते हैं क्रॉप के लिए वही करना है और कुछ अलग से नहीं करना है। तो एग्जाम्पल ऑफ क्लास 1 क्या है, एलुवियल सॉइल ऑफ इंडो गैंगटिक प्लेन, ये है एग्जाम्पल। फिर क्लास 2 में आते हैं, क्लास 2 में क्या है, गुड कल्टिवेबल लैंड विथ सम लिमिटेशन, मतलब ये भी कल्टिवेबल लैंड है लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन भी हैं। इट हैज़ सम लिमिटेशन सच एज जेंटल स्लोप, मॉडरेट इरोजन, हजार्ड, तो इसमें जेंटल स्लोप मतलब कुछ हद तक स्लोप भी है, मॉडरेट इरोजन भी होता है, और स्लाइटली सलाइन और एल्कलाइन कंडीशन है, एल्कली कंडीशन है, जिससे कि मतलब हम सभी क्रॉप्स को इसमें नहीं लगा सकते हैं, कुछ क्रॉप्स को लिमिट करना पड़ता है, नहीं लगाना पड़ता है। हेंस रिक्वायर मॉडरेट कंजर्वेशन प्रैक्टिस लाइक, इसलिए हमें इसमें कुछ कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस करने पड़ते हैं, जैसे स्ट्रिप क्रॉपिंग करना पड़ेगा हमें, इरोजन से बचने के लिए स्ट्रिप क्रॉपिंग करना पड़ेगा, कंटूर टिलेज करना होगा, क्रॉप रोटेशन। इसके एग्जाम्पल में कौन कौन से सॉइल आएंगे, डीप रेड एंड ब्लैक सॉइल। क्लास 3 में मॉडरेटली गुड कल्टिवेबल लैंड, मतलब मॉडरेटली गुड है, उसमें हम कल्टिवेट थोड़ा बहुत कर सकते हैं। यहाँ पे सीवियर लिमिटेशन है, कौन कौन से लिमिटेशन है, स्टीप स्लोप मतलब हैवी स्लोप होगा, हाई इरोजन हजार्ड होगा, स्लो वाटर परमिबिलिटी, तो वाटर का जो परमिबिलिटी है वो काफ़ी स्लो होगा, एंड रेस्ट्रिक्टेड रूट जोन, मतलब कॉम्पैक्ट सॉइल होगा तो रूट जोन बस कुछ ही सेंटीमीटर तक रेस्ट्रिक्ट रहेंगे, उसके नीचे रूट जोन अगर गया रूट नहीं जा पाएगा। फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ सॉइल पुअर होगा, रिक्वायर स्पेशल कंजर्वेशन मेजर्स, मतलब इसमें अच्छे खासे हमें प्रैक्टिसेस करने पड़ेंगे, कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। इसके एग्जांपल में क्या आएगा, सैलो रेड सॉइल, स्लाइटली स्लाइन ब्लैक सॉइल आ जाएगा। क्लास 4 में फेयरली गुड लैंड आ जाएगा, तो इसके अंदर क्या है, वेरी सीवियर लिमिटेशन, इसमें वेरी सीवियर है, उसमें सीवियर था। और चॉइस ऑफ क्रॉप्स काफ़ी दिक्कत वाला होगा इसमें, मतलब कौन से क्रॉप्स लगाएं कौन से क्रॉप न लगाएं इसके बारे में खूब सोचना पड़ेगा। और ये ओकेजनल कल्टीवेशन के लिए है, ओकेजनल कल्टीवेशन मतलब जब हमारे पास और ज़मीन की सुविधा ना हो और लैंड की सुविधा ना हो तो हम ऐसी ज़मीन पे आ सकते हैं, और मेनली ये भी पास्चर और हे के लिए यूज होता है। एग्जांपल में सैलो सॉइल, सलाइन सॉइल, अल्कलाइन सॉइल। फिर क्लास 5 में आते हैं जो कि अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन, नॉट सुटेबल फॉर अरेबल फार्मिंग, मतलब कल्टीवेशन के लिए ये अच्छा नहीं है, इसमें हम ग्रेजिंग कर सकते हैं। स्टोनी और रॉक सॉइल इसके अंदर आता है, पॉन्ड एरिया इसके अंदर आता है, जहाँ पे ड्रेनेज पॉसिबल नहीं है, मतलब ड्रेनेज मतलब वाटर रिमूव नहीं कर सकते हैं, ऐसे जगह पे हम ऐसे सॉइल को क्लास 5 में क्लासीफाई किया गया है। मेनली ये ग्रेजिंग और फॉरेस्ट्री के लिए होता है, इसके अंदर एरिड एंड रॉकी सॉइल आते हैं। क्लास 6 में सुटेबल फॉर ग्रेजिंग विथ सम लिमिटेशन, तो इसके अंदर कुछ लिमिटेशन भी हैं, जैसे कि यूज़ फॉर ग्रेजिंग फॉरेस्ट्री,
मतलब केवल यही ग्रेजिंग फॉरेस्ट्री के लिए ही ये बेस्ट है क्लास 7th में। सुटेबल फॉर वुडलैंड एंड वाइल्ड लाइफ के लिए ये क्लास 7th बढ़िया है। ग्रेजिंग फॉरेस्ट्री सब के लिए यूज कर सकते हैं। क्लास 8 वाला एस्थेटिक पर्पज़ के लिए बेस्ट है। वाटर सेट प्रोटेक्शन, मतलब वाटर सेट ये सब बनाने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। एक्सट्रीमली रफ लैंड होता है, मतलब पूरी तरीके से ख़राब ज़मीन है ये। नॉट सुटेबल फॉर एनी काइंड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन इसमें हम नहीं कर सकते। सैंडी बीचेस, मतलब जो समुद्र के पास बीच हम देखते हैं, ऐसे साल को क्लास 8 में क्लासीफाई किया गया है। रिवर वासेस, रिवर के आसपास वाला रीजन। लैंड कैपेबिलिटी आर क्लासेस आर यूजुअली सोन ऑन द मैप बाई स्टैंडर्ड कलर्स। तो जो डिफरेंट लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस हैं उनको मैप पे किस कलर में दिखाया जाता है। तो जो क्लास 1 है वो ग्रीन कलर का दिखाया जाता है, क्लास 2 येलो कलर का दिखाया जाता है, क्लास 3 रेड कलर का, क्लास 4 ब्लू कलर का। तो आपको याद क्या करना है कि क्लास 1 या क्लास 2 किस कलर का दिखाया जाता है मैप पे, वही एग्जाम में पूछा जाता है। इंडिया सॉइल्स ऑफ इंडिया में क्या है? 8 मेजर ग्रुप्स हैं जिसमें हम 4 ग्रुप्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में क्या है? एलुवियल सॉइल जो है वो इंटी सॉइल ऑर्डर से बनता है, ये मैंने पहले देख लिया। और ये बनता कैसे है? जब रिवर्स या फिर स्ट्रीम्स, जैसे ये रिवर्स है, इधर इधर ये मुड़ गई यहाँ से, तो इसी के आसपास मतलब सॉइल्स डिपॉजिट होती रहती हैं, सैंड के फॉर्म में, सॉइल के फॉर्म में, ये इधर इधर डिपॉजिट होती रहती हैं, ये दोनों तरफ डिपॉजिट होते रहते हैं। नेचुरल रिवर्स और स्ट्रीम से ये एलुवियल सॉइल बनते हैं। और ये जो एलुवियल सॉइल है वो लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप है। सबसे लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप कौन सा है? वो है एलुवियल सॉइल। लगभग 143 मिलियन हेक्टेयर एरिया पे ये फैला हुआ है। हाईएस्ट एरिया है यूपी में, फॉलोड बाई हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, वेस्टर्न गुजरात। एलुवियल सॉइल जो होता है वो एजोनल सॉइल है, मतलब एजोनल सॉइल का मतलब क्या है? इसके अंदर कोई होराइजन नहीं पाया जाता है। ये इट इज जोग्राफिकली टू टाइप्स, मतलब ये दो तरीके का होता है एलुवियल सॉइल। खादर या फिर न्यूली फॉर्म एलुवियल, जो कि इसमें सैंडी सॉइल ज़्यादा होता है, और एक है भंगार या फिर ओल्डर एलुवियम, जिसके अंदर क्ले सॉइल्स ज़्यादा होता है। तो इसे इस तरह के याद कर सकते हैं कि भंगार मतलब क्या होता है? जैसे हम कुछ अपना सामान बेचते हैं, पुराना सामान बेचते हैं, तो भंगार के दाम पे बेच देते हैं, बोलते हैं जैसे हम लोग कि ये भंगार में बिक गया, तो वही मतलब भंगार मतलब पुराना। तो यहाँ पे भंगार का मतलब क्या है? ओल्डर एलुवियम। तो भंगार मतलब ओल्डर एलुवियम हो गया, तो खादर मतलब न्यूली फॉर्म्ड एलुवियम हो जाएगा। और फिर आते हैं ब्लैक सॉइल पे। ये वॉटी सॉइल ऑर्डर से बनता है। इसके अंदर मोंट मोरिलोनाइट क्ले मिनरल्स सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और महाराष्ट्र सॉइल में, जो महाराष्ट्र सॉइल है वो डेक्कन ट्रैप से डिराइव होता है, इसलिए इसको रेगर सॉइल भी बोलते हैं। और ब्लैक सॉइल पे ज़्यादा कॉटन का ग्रोथ होता है, मतलब कॉटन ज़्यादा लगाए जाते हैं, तो इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। इसमें क्ले कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ डार्क फाइन ग्रेन्ड सॉइल, मतलब ये काफ़ी डार्क है, ब्लैक है तो डार्क होगा। फाइन ग्रेन्ड सॉइल मतलब बहुत ही महीन होते हैं ये। और एलुवियल सॉइल के बाद सेकंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप यही है, ब्लैक सॉइल ही है। लगभग 55 मिलियन हेक्टेयर पे ये फैला हुआ है, और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसके अंदर फास्फोरस बहुत ही पुअर है, नाइट्रोजन भी, ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत पुअर होता है। और ब्लैक सॉइल ब्लैक क्यों होता है? इसका मेन रीज़न है टिटेनियम ऑक्साइड, मतलब इसके अंदर जो टाइटेनियम होता है वो बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। तो टिटेनियम ऑक्साइड, इसके अंदर टिटेनियम ऑक्साइड ज़्यादा पाने की वजह से ये ब्लैक होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्लैक सॉइल ब्लैक क्यों होता है? तो उसका आंसर है टाइटेनियम ऑक्साइड। रेड सॉइल, रेड सॉइल में क्या है? ये अल्फी सॉल्ट सॉइल ऑर्डर से पाया जाता है। ये अल्फी सॉल्ट्स है, ALFISOLS, अल्फी सॉल्ट सॉइल ऑर्डर से पाया जाता है। इसे आप लोग देख लीजिए। रेड सॉल्ट जो है वो 15 मिलियन हेक्टेयर एरिया में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा रेड सॉल्ट तमिलनाडु में पाया जाता है, उसके बाद कर्नाटक और गोवा में। तो रेड सॉल्ट में की फास्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी, मतलब ये फास्फोरस को हाई अमाउंट में फिक्स कर लेता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलिनाइट क्ले मिनरल्स। तो रेड सॉल्ट में कोलिनाइट क्ले मिनरल्स भी पाया जाता है, ये हम देख लिए। रेड कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन, तो इसके अंदर आयरन होता है, इसी वजह से रेड कलर का होता है। इसके अंदर आयरन और मैग्नीज बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। रेड सॉइल को अर्ली सॉइल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब साउथ वेस्ट मानसून होता है तो लगातार होते रहता है, फ्रिक्वेंट रेन, लाइट और फ्रिक्वेंट रेन यहाँ पे होता रहता है। तो मतलब जितना जल्दी हम अपने क्रॉप को लगा देंगे उतना अच्छा होगा उस क्रॉप के लिए। तो इसीलिए रेड सॉइल्स परमिट सोइंग बिंग डन अर्लियर देन अदर सॉइल, मतलब दूसरे साल के कंपेरिजन में हम इसमें अर्ली सोइंग करते हैं, क्योंकि मानसून बहुत अच्छे समय पे आ जाता है, तो इसलिए इसको अर्ली सॉइल भी कहते हैं। और ये जो ब्लैक सॉइल है उसे हम ब्लैक सॉइल को हम लेट सॉइल कहते हैं। ब्लैक सॉइल को हम लेट सॉइल कहते हैं। अर्ली सॉइल रेड सॉइल को, और लेट सॉइल किसे बोलते हैं? ब्लैक सॉइल को। फिर आते हैं लेटराइट सॉइल पे। ये अल्टी सॉल्ट एंड ऑक्सी सॉल्ट सॉइल ऑर्डर से बनता है।
तो लेटराइट्स में भी कोलिनाइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 25 मिलियन हेक्टेयर पे लगभग ये है, टोटल इंडिया की बात हो रही है। और ये सबसे ज़्यादा फाउंड ऑन हिल्स ऑफ केरला, कर्नाटका, उड़ीसा, असम एंड कोस्टल एरिया ऑफ गोवा, महाराष्ट्र, इधर पाए जाते हैं। फॉर्म्ड अंडर हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर, मतलब इसको बनने के लिए टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए और रेनफॉल भी ज़्यादा होना चाहिए। मैक्सिमम लीचिंग टेक्स प्लेस, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस सॉइल में सबसे ज़्यादा लीचिंग होता है, तो वो है लेटराइट सॉइल में लीचिंग सबसे ज़्यादा होता है। और इसका फिजिकल कंडीशन, इस सॉइल का फिजिकल कंडीशन काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रस ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन के होते हैं। और ये एल्यूमिनियम और आयरन के हाइड्रस ऑक्साइड क्या करते हैं, सीमेंटेशन का काम करते हैं, मतलब एग्रीगेट बनाने में इनका बढ़िया रोल है। ये इस सॉइल में हम शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी अडॉप्ट करते हैं। और ये जो लेटराइट सॉइल है वो प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए और राइस कल्टिवेशन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। तो फिर आते हैं डिजर्ट सॉइल पे। डिजर्ट सॉइल क्या है, जो डिजर्ट सॉइल है वो राजस्थान में जो थार डिजर्ट है उसमें ये सॉइल पाया जाता है, मतलब ये इंडिया के राजस्थान में डिजर्ट सॉइल पाया जाता है ज़्यादातर। और ये बनता कैसे है, ये एरिड कंडीशन वाला क्लाइमेट होता है, तो ये सॉइल वहाँ फॉर्मेशन होता है। और ये जहाँ फॉर्म होता है वहाँ पे प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल रेनफॉल होता है, मतलब रेनफॉल बहुत ही कम मात्रा में होता है या फिर नहीं होता है, न के बराबर होता है। और ये जो डिजर्ट सॉइल है वो हाईली परवियस है। परवियस का मतलब परमिबिलिटी इसका बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर वाटर इस पर बारिश होती भी है तो ये इतना परमिएबल होता है कि वाटर तुरंत ग्राउंड वाटर में चला जाता है, मतलब ये वाटर को होल्ड कर नहीं पाता है। तो यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत मुश्किल हो जाती है। और इसका बहुत लो डेंसिटी होता है, तो इससे लो डेंस है तो मतलब हमें इसे डेंस भी बनाना होगा। और इसके लिए डेंसिफिकेशन के लिए हमें क्या करना होगा, डेंसिफिकेशन मतलब इस सॉइल को डेंस बनाने के लिए इसकी बियरिंग कैपेसिटी और शेयरिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। और फिर ये जो डिजर्ट सॉइल है यहाँ पे बहुत मतलब गिने चुने ही पेड़ पौधे लग पाते हैं। और उसमें से सबसे बेस्ट पौधा कौन है, प्लांट कौन है, कैक्टाई। तो कैक्टस हम लोग देखे ही होंगे कि डिजर्ट सॉइल में बहुत अच्छी मात्रा में ग्रो होते हैं। अब सॉइल फर्टिलिटी को देखा लिया जाए। सॉइल फर्टिलिटी क्या है, सॉइल फर्टिलिटी का मतलब है इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट, मतलब प्लांट के वो जेनेटिक प्रॉपर्टी जिससे कि वो न्यूट्रिएंट को सप्लाई करे इन एडिक्वेट अमाउंट में, सुटेबल प्रोपोर्शन में फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट की ग्रोथ के लिए जो सॉइल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड हो रहा है वो सॉइल की फर्टिलिटी पे डिपेंड करेगा। अगर सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होगी तो वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, और सॉइल कम फर्टाइल होगी तो कम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। अब सॉइल प्रोडक्टिविटी के बारे में देखें, ये क्या है, कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस यील्ड इन ए यूनिट एरिया एक्सप्रेस्ड इन केजी पर हेक्टेयर, मतलब ये है कि यूनिट एरिया के बेसिस पे वो कितना प्रोडक्शन दे रहा है, यूनिट एरिया के बेसिस पे कितना यील्ड हमें मिल रहा है। तो अगर जैसे हमारे पास 2 सॉइल हैं, हमारे पास 2 फील्ड है, हमने लिया दोनों का 1-1 हेक्टेयर एरिया ले लिया, ये दोनों कितना है 1 हेक्टेयर। यहाँ से हमें 500 केजी प्रोडक्शन मिला और यहाँ से 600 केजी प्रोडक्शन मिला, इस वाले फील्ड से 600 केजी। तो इसमें सबसे सॉइल प्रोडक्टिविटी किसकी बेस्ट होगी, ये दूसरे वाले सॉइल की, जिसमें हमें 600 केजी पर हेक्टेयर मिल रहा है। तो मतलब यूनिट एरिया का मतलब है 1 हेक्टेयर, तो यूनिट एरिया पे कितना प्रोडक्शन मिल रहा है हमें, वो है सॉइल प्रोडक्टिविटी। अब वह सॉइल, तो जिस सॉइल में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो वो सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होगी। तो यहीं से यहाँ पे है फर्टाइल सॉइल मे और मे नॉट बी प्रोडक्टिव बट प्रोडक्टिव सॉइल ऑलवेज फर्टाइल। अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो भाई वो फर्टाइल है, अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वो फर्टाइल नहीं है। तो इसी हिसाब से यह है कि जितने भी प्रोडक्टिव सॉइल हैं वो सभी फर्टाइल हैं, लेकिन जितने भी फर्टाइल सॉइल हैं वो प्रोडक्टिव नहीं होंगे। क्यों, ऐसा क्यों हो गया, जैसे 2 सॉइल हैं, 2 फील्ड है, दोनों फर्टाइल हैं। अब प्रोडक्शन तो दोनों में अच्छा होना चाहिए, लेकिन हम देखते ये हैं कि जैसे ये सॉइल है, यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, मतलब इस सॉइल की तरफ ये सॉइल जहाँ भी है वहाँ पे जो रेनफॉल है वो अच्छे अमाउंट में हो रहा है, सनलाइट पहुँच रहा है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड अलग से जो न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं वो सब हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा होगा। लेकिन ये जो सॉइल है वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ पे रेनफॉल अच्छा खासा नहीं हो रहा है, और वहाँ ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट सब भी खराब है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं होगा। तो ये सॉइल प्रोडक्टिविटी और सॉइल फर्टिलिटी हमने देख लिया। अब डिफरेंस देख लिया जाए सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी में। तो वही लिखा है कि एबिलिटी ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड प्लांट न्यूट्रिएंट इन अवेलेबल फॉर्म, जैसे अभी हमने ऊपर देखा वही चीज़ इसमें भी लिखा है। इसमें क्या है, कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस स्पेसिफाइड क्रॉप यील्ड अंडर वेल डिफाइंड एंड स्पेसिफाइड सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इनपुट एंड एनवायरमेंटल कंडीशन, मतलब इसका भी हमने ऊपर ही देख लिया। इसमें क्या है कि जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एक इंडेक्स है, मतलब कौन से न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में है सॉइल फर्टिलिटी में दिखाएगा। और सॉइल प्रोडक्टिविटी में क्या है, क्रॉप यील्ड को इंडिकेट करता है, मतलब कितना क्रॉप यील्ड हो रहा है। ये किससे इन्फ्लुएंस होगा, ये सॉइल के फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर पे डिपेंड करेगा, मतलब कितना अच्छा वेदरिंग हुआ है ये सब पे ये डिपेंड करेगा। और ये सॉइल के फर्टिलिटी और लोकेशन पे डिपेंड करेगा। अगर सॉइल ज़्यादा फर्टाइल है तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, और अगर लोकेशन अच्छा है, लोकेशन अच्छा मतलब वहाँ पे रेनफॉल हो रहा है, टेम्परेचर अच्छा है, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ऑल फर्टाइल सॉइल्स आर प्रोडक्टिव, ऑल प्रोडक्टिव सॉइल्स आर फर्टाइल, ये हम देख लिए।
ये क्या है, ऑल प्रोडक्टिव सॉइल्स आर नॉट प्रोडक्टिव है। इट इज़ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉयल, इट इज़ नॉट इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉयल। यहाँ पे क्या मतलब है कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जैसे सॉयल अगर जो सॉयल है वो अगर ऐसे रॉक से बनती है जिसमें मिनरल्स ज़्यादा हैं, जिसमें मिनरल्स ज़्यादा हैं, तो वो सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होगी। और ये जो सॉइल प्रोडक्टिविटी है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल नहीं है, ये तो पूरा फर्टिलिटी पे ही डिपेंड है। तो आते हैं हम ह्यूमस पे। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, मतलब ये बहुत ही, इसके अंदर कई सारे कंपाउंड से मिलकर बना होता है, जैसे हाइड्रोक्सिल आयन, कार्बोक्सिल आयन, ये सबसे मिलकर बना होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस मिक्सचर, इसका मतलब क्या है? ह्यूमस रेजिस्टेंस मिक्सचर से क्या मतलब है, जो ह्यूमस होता है वो फर्दर डीके नहीं हो पाता है। डीके मतलब डिकम्पोजिशन, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ह्यूमस का होना बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल के करीब है। तो ह्यूमस जो है ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से बनता है और इसका फर्दर डीके नहीं हो पाता है, इसलिए इसको लिखे हैं रेजिस्टेंस मिक्सचर। इसके अंदर ये ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर का होता है। एमॉर्फस एंड कोलाइडल सब्सटेंस इसके अंदर काफ़ी होते हैं। और ये किससे बनता है? ओरिजिनल टिश्यूज से या फिर उस ऑर्गेनिक मैटर सबके डिकम्पोजिशन द्वारा, जो सॉइल ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन करते हैं उसकी वजह से ये ह्यूमस बनता है। ह्यूमस के अंदर 40 से 45% लिग्निन होते हैं और 30 से 33% प्रोटीन, इसीलिए इसको लिग्नो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। यहाँ पे LIGNO है, लिग्नो। मतलब ह्यूमस में लिग्निन और प्रोटीन सबसे ज़्यादा हैं, तो इसलिए इसको लिग्नो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोल दिए। अब कुछ एलिमेंट्स इन सबके CN रेशियो देख लिया जाए। C फॉर कार्बन, N फॉर नाइट्रोजन। ह्यूमस का CN रेशियो कितना है? 10:1। इसे याद करना होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है और ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। नॉर्मल सॉइल का कितना है? 12:1। लेग्यूम्स का 20:1 to 30:1। और FYM फार्म यार्ड मैन्योर का कितना है? 20 से 30:1। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कितना है? 4:1 से 9:1। अब आते हैं ऑर्गेनिक मैटर पे। ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर के अंदर नाइट्रोजन कितना होता है? 5 to 5.5%। और कार्बन कितना होता है? 50 से 58%। इसी वजह से जो इसका CN रेशियो है वो 9:1 से 12:1 के करीब होता है। और ईयर आफ्टर ईयर जो ऑर्गेनिक मैटर का क्वांटिटी है सॉइल में वो घटने लगता है। और ऑर्गेनिक मैटर को और क्या बोलते हैं? की ऑफ प्रोडक्शन। और ये जो है ऑर्गेनिक मैटर वो सॉइल के हेल्थ को मेंटेन करता है। अगर किसी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है तो उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा और सॉइल का हेल्थ भी खराब। और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ग्रासलैंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है फॉरेस्ट लैंड के कंपेरिजन में। और ऑर्गेनिक मैटर को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो फार्मूला क्या है? ये ऑर्गेनिक मैटर को अगर कैलकुलेट करना है तो हमें ऑर्गेनिक कार्बन में 1.724 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्वेश्चन में ऑर्गेनिक कार्बन दिया होगा, ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंटेज या फिर जो है क्वांटिटी दिया होगा और उससे हम 1.724 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑर्गेनिक मैटर निकल जाएगा। और ये 1.724 क्या है? 1.724 को बेमलेन फैक्टर कहते हैं। BEMLEN, बेमलेन फैक्टर। एग्जाम में इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि बेमलेन फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, तो है 1.724। और नॉर्मली सॉइल में नाइट्रोजन का स्टेटस जो है वो 0.03 से 0.05% होता है। इसका मतलब पर हेक्टेयर में लगभग 1000 kg नाइट्रोजन होता है। सॉइल बफरिंग क्या है? बफरिंग मतलब क्या होता है? मतलब अगर पीएच में कुछ चेंज हो रहा है तो उसको रजिस्ट करना, उसका अपोज करना, पीएच में चेंजेस ना होने देना। तो वो कैसे होगा? कुछ केमिकल रिलीज करके होगा। तो सॉइल बफरिंग क्या होगा? रेजिस्टेंट टू चेंज इन सॉइल पीएच। मतलब अगर सॉइल पीएच में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कोई अलग चेंजेस हो रहा है, एसिडिटी की तरफ जा रहा है, तो जो सॉइल है वो कुछ केमिकल रिलीज करेगा उसको न्यूट्रल की तरफ लाने के लिए। अब सॉइल बफरिंग का बेनिफिट क्या है? ये रेगुलेट अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू प्लांट, मतलब प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट को अवेलेबल होने देता है। केटायन एब्जॉर्प्शन ऑर्डर, मतलब केटायन किस रेट से ऑब्जॉर्व होता है, कौन सा फास्ट होता है, कौन सा स्लो होता है। तो ये है सबसे केटायन एब्जॉर्प्शन ऑर्डर में सबसे फास्ट एब्जॉर्प्शन Al3+ का होता है, एल्यूमिनियम आयन का, फिर कैल्शियम आयन का, मैग्नीशियम, फिर पोटेशियम आयन का। अब यहाँ पे हमने देखा कि पोटेशियम आयन जो है वो बहुत ही कम एब्जॉर्व होता है। अब जो कम एब्जॉर्व होगा, जैसे ये सॉइल पार्टिकल्स है, यहाँ पे K+ है, ये बहुत ही, ये जो K+ है वो सॉइल से बहुत ही वीक फोर्स से अटैच है। और यहाँ पे प्लांट है, ये प्लांट है। तो जब वीक फोर्स से ये K+ अटैच होगा तो ये आसानी से रिलीज हो जाएगा प्लांट के लिए, मतलब इसे प्लांट आसानी से ले सकता है। और अगर प्लांट नहीं लेगा तो इसका लीच डाउन भी हो सकता है, ये मतलब वाटर के थ्रू नीचे भी जा सकता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है K+ इज लेस टाइटली हेल्ड बाय कोलाइड्स, हिंस K+ आयन रेडियली अवेलेबल फॉर प्लांट आर सब्जेक्टेड टू लीचिंग। तो जो कम फोर्स से अटैच होगा, मतलब एब्जॉर्ब होगा, वो आसानी से प्लांट के पास पहुँच जाएगा या फिर उसका लीचिंग हो जाएगा। एनायन एक्सचेंज ऑर्डर देख लिया जाए तो H2PO4- सबसे स्ट्रांगली ऑब्जर्व होता है। जो स्ट्रांगली ऑब्जर्व होगा वो प्लांट को आसानी से अवेलेबल नहीं होगा।
फिर OH माइनस आयन हाइड्रोक्सिल आयन, सल्फेट आयन SO4 माइनस, फिर NO3 माइनस नाइट्रेट जो कि प्लांट के लिए बहुत ही बेस्ट है। अब यहाँ पे ये जो नाइट्रेट है यहाँ पे NO3 माइनस होगा, ये जो नाइट्रेट है ये NO3 माइनस होगा, ये लेस टाइटली हेल्ड होता है कोलाइड्स के द्वारा, इसलिए ये प्लांट को इजीली अवेलेबल हो जाता है और इसका लीचिंग से भी नुकसान हो जाता है। फिर आते हैं फ्लोकुलेशन पे। फ्लोकुलेशन क्या है? फ्लोकुलेशन मतलब जैसे जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं अगर उस पर हम अपोजिटली चार्ज आयन को ऐड करेंगे तो वो कोएगुलेट हो जाते हैं। मतलब अगर कोलाइडल पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज के हैं उस पर हम पॉजिटिव चार्ज ऐड करेंगे तो वो कोएगुलेट हो जाएंगे। कोएगुलेट मतलब जमा हो जाएंगे, इकट्ठा होने लगेंगे। तो ऑर्डर ऑफ फ्लोकुलेशन क्या है? सबसे पहले Al3+, फिर Ca2+, H+, Mg2+, तो यह है ऑर्डर ऑफ फ्लोकुलेशन। फिर सीक्वेंस ऑफ अवेलेबिलिटी या एडॉप्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब सबसे इजीली न्यूट्रिएंट कौन सा अवेलेबल हो जाता है एनपीके में, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम में सबसे इजीली अवेलेबल या एब्जॉर्ब कौन हो जाता है? तो नाइट्रोजन जो है वो सबसे पहले एब्जॉर्ब होता है, मतलब आसानी से अवेलेबल हो जाता है प्लांट के लिए। फिर पोटेशियम है, फिर फास्फोरस है। अवेलेबल ऑफ न्यूट्रिएंट विथ पीएच वैल्यूज, ये जो है वो पीएच लिखा हुआ है। पीएच वैल्यूज से कौन, मतलब पीएच वैल्यू पे कौन कौन से न्यूट्रिएंट मिलेंगे? अगर लेस देन 6 पीएच है, मतलब एसिड वाला कंडीशन है, एसिडिटी कंडीशन है, तो एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक ये आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर 6 to 6.5 है, मतलब न्यूट्रल के थोड़ा करीब है, तो फास्फोरस मिलेगा। और अगर मोर देन 6 पीएच है, मतलब अल्कलिनिटी वाले कंडीशन में कैल्शियम और मॉलिब्डेनम आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। और जो कैल्शियम और मॉलिब्डेनम होता है पीएच इंक्रीज करेगा तो कैल्शियम और मॉलिब्डेनम की अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। पीएच इंक्रीज करने का मतलब क्या है? अल्कलाइन कंडीशन बनना। फिर आते हैं सॉइल एसिडिटी क्या है? सॉइल एसिडिटी में दो हैं, एक्टिव एसिडिटी, एक्सचेंज एसिडिटी। तो एक्टिव एसिडिटी क्या है? एक्टिव एसिडिटी मतलब जो सॉइल सॉल्यूशन, अगर जो एसिडिटी डेवलप हो रहा है, एसिडिटी जो डेवलप हो रहा है वो सॉइल सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन के प्रेजेंस की वजह से होता है, तो एक्टिव एसिडिटी। मतलब अगर सॉइल सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन है उसकी वजह से अगर एसिडिटी डेवलप होता है तो एक्टिव एसिडिटी। और एक्सचेंज एसिडिटी क्या है? अगर जो एसिडिटी डेवलप हो रहा है वो जो सॉइल कोलाइड्स के ऊपर एब्जॉर्ब हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन की वजह से होता है तो वो है एक्सचेंज एसिडिटी। अब इसको थोड़ा अच्छे देख लिया जाए। जैसे हमने लिया एक डिब्बा लिया, उसमें कुछ सॉइल कोलाइड्स ऐड किए, तो ये जो भूरे कलर से है वो सॉइल कोलाइड्स है। इसमें वाटर भी है, नीले कलर से वाटर है। फिर इसमें हमने ऐड किया H+, ये सॉइल कोलाइड्स पे H+ है। और एल्यूमिनियम 3+, Al3+ भी सॉइल कोलाइड्स पे है। ये सब सॉइल कोलाइड्स पे हैं। और हमने क्या लिया? सॉइल सॉल्यूशन के अंदर H+ ले लिया और Al3+ ले लिया। तो अगर जो सॉइल में जो एसिडिटी डेवलप हो रही है वो ये जो सॉइल कोलाइड्स है भूरे कलर से जो दिखाए हैं ब्राउन कलर से, अगर इस H+ और एल्यूमिनियम आयन की वजह से हो रहा है जो कि सॉइल कोलाइड्स से अब्जॉर्ब है, तो उसे बोलेंगे एक्सचेंज एसिडिटी। और ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर है जो कि सॉल्ट कोलाइड्स में नहीं है, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर है H+ और एल्यूमिनियम आयन, उसकी वजह से होता है तो वो है एक्टिव एसिडिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोब्लेमेटिक सॉल ऑफ इंडिया। उसमें पहला है एसिडिक सॉल्ट्स के बारे में। तो सबसे ज़्यादा हाईली एसिडिक सॉल्ट्स कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा एसिडिक सॉल्ट्स पाए जाते हैं। एसिडिटी ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन एंड मैग्नीज आयन ऑन सॉइल कोलाइड्स। तो मतलब एसिडिटी क्यों होता है? क्योंकि उसमें Al3+, एल्यूमिनियम आयन, Fe2+ और Mn2+ ये सब ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इस वहाँ की उस सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाती है। और इसका मैनेजमेंट सबसे आसान है एसिडिक सॉइल का। इसमें मतलब ज़्यादा कुछ करना नहीं है। लाइमिंग मटेरियल हम यूज करेंगे जैसे कि ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, मतलब यही सब हैं, हम इसे यूज करेंगे तो ये एसिडिक सॉइल से न्यूट्रलाइज सॉइल हो जाएगा, अच्छा सॉइल हो जाएगा। फिर देखते हैं दूसरा सलाइन सॉइल। सलाइन सॉइल में क्या होता है? सॉल्ट बढ़ जाता है। वाइट क्रस्ट ऑफ सॉल्ट, मतलब इसमें सॉल्ट का एक वाइट लेयर डेवलप हो जाता है, तो इसलिए इसको वाइट एल्कली या फिर सोलन चॉक भी बोलते हैं। सॉल्युबल सॉल्ट कौन कौन से होते हैं इसमें? क्लोरीन एंड सल्फेट आयन ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम इन द रूट जोन, मतलब इसमें सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट इस तरह के इसमें केमिकल्स बनने लगते हैं, तो सलाइन कंडीशन बन जाता है। और सॉइल सैलिनिटी को अगर मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे? EC, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से हम सॉइल सैलिनिटी को जान सकते हैं। और जो सलाइन सॉइल है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? एरिड और सेमी एरिड जोन्स में। अब एरिड जोन्स में क्यों पाया जाता है? क्योंकि एरिड जोन्स में
बारिश कम होता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो जैसे ये सॉइल सरफेस है, इस पर ये सॉल्ट डिपॉजिट हैं। बारिश कम है तो सॉल्ट जो होंगे वो लीच डाउन होंगे नहीं, सॉइल जो न्यूट्रिएंट्स होंगे मतलब क्लोरीन सल्फेट सोडियम क्लोराइड ये सब होंगे वो ऊपर ही डिपॉजिट होते रहेंगे, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है तो वो नीचे नहीं जाएंगे, सॉइल सरफेस के नीचे नहीं जाएंगे, ये नीचे नहीं जा पाएंगे। तो जब हम इसको अगर इसको हमें नीचे ले जाना है तो हम अच्छा इरिगेशन दे देंगे। जब गुड अमाउंट ऑफ इरिगेशन देंगे मतलब फ्लडिंग करेंगे तो ये जो इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स का मतलब जो सोडियम क्लोराइड ये सब है वो नीचे चला जाएगा, तो ये आसानी से रिक्लेम हो जाएगा। फ्लडिंग आर लीचिंग ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट बाय गुड इरिगेशन वाटर, मतलब गुड इरिगेशन वाटर से हम जो सॉल्युबल सॉल्ट हैं उसके लीचिंग कर देंगे। तो जो वाटर होता है सॉल्युबल सॉल्ट्स उसमें सॉल्युबल हो जाएंगे वाटर में और उसके वाटर के थ्रू नीचे चले जाएंगे। कीप सॉइल मॉइस्ट और फ्रिक्वेंट इरिगेटेड द फील्ड, मतलब फील्ड को हम हमेशा मॉइस्ट रखेंगे और फ्रिक्वेंटली इरिगेशन करते रहेंगे। और यूज ऑफ FYM मतलब फार्म यार्ड मैन्योर फॉर सलाइन रिक्लेमेशन। अल्कलाइन सॉइल में क्या है, बोरॉन मॉलिब्डेनम एंड सोडियम टॉक्सिसिटी इन अल्कलाइन सॉइल। तो अल्कलाइन सॉइल में क्या होता है, बोरॉन मॉलिब्डेनम और सोडियम की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। ब्लैक कलर मतलब ये सॉल्ट ब्लैक कलर के हो जाते हैं। फाउंड इन सेमी एरिड एंड सब ह्यूमिड एरिया, ये सेमी एरिड और सब ह्यूमिड एरिया में पाया जाता है। और इसमें कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, मतलब सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट बढ़ जाते हैं। और सलाइन में क्या था, क्लोरीन एंड सल्फेट सॉल्ट वो बढ़ रहे थे। इन अल्कली सॉल्ट शुड बी यूज्ड स्कैन और DAP इंस्टेड यूरिया, मतलब क्यों ऐसा, क्योंकि यूरिया जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है तो हम इसमें यूज नहीं कर सकते, उसका भी कुछ रीज़न होगा। उसके जगह यूरिया की जगह हम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या फिर DAP यूज करते हैं। रिक्लेमेशन ऑफ अल्कली सॉइल का रिक्लेमेशन कैसे करेंगे, रिक्लेमेशन मतलब मैनेजमेंट। जिप्सम ऐड कर देंगे, जिप्सम का फुल फॉर्म क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये है 2H2O। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O है, तो 8 क्विंटल पर हेक्टेयर यूज फॉर रिक्लेमेशन ऑफ सोडिक आर अल्कली आर, मतलब ये सोडिक या फिर अल्कली सॉइल की अगर रिक्लेमेशन करनी है तो हम 8 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से जिप्सम डाल देंगे। अगर pH मोर देन 8.5 होगा तो वो धीरे धीरे न्यूट्रल की तरफ आएगा, 7 की तरफ। या फिर आयरन पायराइट FeS2 देंगे पर हेक्टेयर के हिसाब से 12 क्विंटल। ग्रीन मैन्योरिंग भी कर सकते हैं जिससे कि वहाँ की सॉइल एसिडिटी बढ़ेगी तो अल्कलाइन प्लस एसिडिटी थोड़ा न्यूट्रल की तरफ जाएंगे। या फिर सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स हम लगा सकते हैं वहाँ पे। रिलेटिव सॉल्ट सेंसिटिव क्रॉप्स कौन कौन से हैं देखा जाए। फील्ड क्रॉप में अगर देखते हैं तो फील्ड क्रॉप में हाई टॉलरेंट में आ जाएगा बार्ले, ढैंचा, शुगर बीट, टोबैको, कॉटन, मस्टर्ड। वही मीडियम टॉलरेंट में फील्ड क्रॉप की बात हो रही है तो मीडियम में आ जाएगा राइस, सोरगम, पर्ल मिलेट, अरहर, वीट, राई, ओट। सेंसिटिव क्रॉप में सनहेम, पी, ग्राउंडनट, मूंग, ग्राम, उड़द। फॉडर क्रॉप में रोड्स ग्रास, खोस ग्रास। मीडियम में सूडान ग्रास, बरसिम, लुसर्न, सोरगम। सेंसिटिव क्रॉप में क्लस्टर बीन। अब आते हैं वेजिटेटिव में, स्पिनच, रेफिनस, शुगर बीट, ब्रिस्का, रापा। मीडियम में कैबेज, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, कैरेट, ओनियन, पोटैटो। लो में सैम, इंग्लिश वैरायटी ऑफ रेफिनस। फ्रूट क्रॉप में डेट पाम, फलसा। मीडियम में पोमोग्रेनेट, ग्रेप्स, मैंगो, बनाना, गुआवा। लो में एप्पल, बेर, लेमन, स्ट्रॉबेरी, एलमंड। तो ये जो भी है उसे हमें याद रखना है, इसका कोई ट्रिक व्रिक मत देखिए, इसे आप किसी तरीके से याद कीजिए। ये सब एग्जाम में पूछ देते हैं तो ट्रिक हमारा काम नहीं करता है, भूल जाता है ट्रिक। सलाइन सॉल्ट के कंडीशन में जिप्सम क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जिप्सम में पहले से ही सल्फेट होता है तो वो सॉल्ट कंसनट्रेशन को बढ़ा देता है। एक और रीज़न है सलाइन सॉल्ट में हम यूज नहीं करते हैं। और सलाइन सॉल्ट में एक जैसे सलाइन सॉल्ट में पहले से ही सल्फेट ज़्यादा होता है, सलाइन सॉल्ट में पहले ही सल्फेट बहुत ज़्यादा होता है और उसमें अगर हम जिप्सम यूज करेंगे जिसका फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट, तो सल्फेट प्लस फिर से सल्फेट अगर ऐड करेंगे तो मतलब हम तो ये रिक्लेमेशन नहीं कर रहे हैं, ये तो और कंडीशन ख़राब हो जाएगा। और सॉइल अमेंडमेंट क्या है, सब्सटेंस दैट इन्फ्लुएंस द प्लांट ग्रोथ फेवरेबली बाय इम्यूलेटिंग द सॉइल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड सॉइल अमेंडमेंट।
मतलब ये कि ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस जो कि सॉइल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी इम्प्रूव करते हों और साथ साथ में प्लांट को न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करते हों जिससे कि प्लांट का ग्रोथ हो, तो उसे हम सॉइल अमेंडमेंट कहते हैं। जैसे कैल्शियम जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए भी यूज होता है और उसको साथ साथ में कैल्शियम और सल्फेट भी प्रोवाइड करता है, सल्फर भी प्रोवाइड करता है। अब एक ऐसा टेबल जो कि याद करना बहुत ही दिक्कत होता है, लेकिन कुछ अच्छे तरीके से हम लोग याद करते हैं, तो देखते हैं कैसे याद किया जाता है इसे। पैरामीटर्स ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लमेटिक सॉइल। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ बता दिया जाए, जैसे सलाइन सॉइल है तो सलाइन सॉइल को किससे मेजर करते हैं, ईसी से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो अगर हम ईसी की बात करेंगे तो जहाँ जहाँ सलाइन होगा उस वो मोर देन में आएगा। और ये अल्कलाइन सॉइल को हम सोडिक भी बोलते हैं, सोडिक, SODIC। तो सोडिक मतलब एक सोडियम समझ लीजिए। तो सोडियम, ये जो सोडियम नाम जहाँ पे आएगा वो ये अल्कलाइन सॉइल वाले का मोर देन में आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या हम लोग समझे हैं इसका मतलब। जैसे ये pH है, तो pH तो आप याद कर लीजिए किसी तरीके से। सलाइन का है लेस देन 8.5, अल्कलाइन सॉइल मोर देन 8.5, सलाइन अल्कली का मोर देन 8.5। अब EC इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रिलेशन किससे है, सलाइन सॉइल से। तो जहाँ जहाँ सलाइन आएगा वो मोर देन में होगा। जैसे मोर देन 4, यहाँ पे भी सलाइन आ गया, सलाइन अल्कली सलाइन आ गया, तो यहाँ पर भी मोर देन 4, लेकिन ये अल्कलाइन मतलब सोडिक है तो ये लेस देन 4 में आएगा। अब आते हैं ESP पे। ESP का फुल फॉर्म क्या है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। तो यहाँ पे सोडियम है ना, सोडियम वर्ड आ गया तो सोडियम से रिलेटेड जो भी होगा वो ज़्यादा होगा। तो हमने पहले ही बताया था अल्कलाइन को सोडिक भी बोलते हैं। तो यह सोडिक सॉइल जहाँ जहाँ आएगा वो मोर देन में आएगा। जैसे सोडिक सॉइल, और ये भी, इसको भी सोडिक बोलते हैं, तो ये भी मोर देन में आएगा। और यहाँ पे सलाइन सॉइल है तो ये लेस देन में ही रहेगा। उम्मीद है आप लोग थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे। और एक और होता है SAR, सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो। अब ये 13 से 13 13 13, अब देखते हैं किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। तो यहाँ पे सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो, सोडियम मतलब सोडिक, तो जिसमें भी सोडियम वर्ड आएगा वो ज़्यादा होगा। अल्कलाइन सॉइल को सोडिक भी बोलते हैं तो ये मोर देन 13, सलाइन अल्कली को सोडिक बोलते हैं तो ये मोर देन 13, और ये सलाइन क्या है, इसमें सोडिक वर्ड नहीं है तो ये लेस देन 13। उम्मीद है आप लोग ये टेबल समझ गए होंगे। अब इसे याद करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। फिर आते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर। तो इसमें है पहला हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या है, मतलब वो वाटर मॉइस्चर जो कि सॉइल कोलाइड्स के द्वारा हेल्ड किया हुआ, बाउंड किया हो, मतलब इस लेवल पे बहुत कम मॉइस्चर होता है सॉइल में। और किस प्रेशर पे ये वाटर बाइंडेड होता है, 31 से 10,000 ATM एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, टेंशन पे ये सॉइल कोलाइड से बाइंड होता है। इट हेल्ड एट हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, वही मतलब है कि 31 से 10,000 एटमॉस्फेयर पे ये बाइंड होता है। मोस्टली नॉन लिक्विड, मतलब इसमें नॉन लिक्विड के फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता ही नहीं है, पूरा वेपर के फॉर्म में होता है। बहुत कम मात्रा में पानी होता है यहाँ पे, मॉइस्चर होता है, पूरा टोटली वेपर के फॉर्म में। मूव्स इन वेपर फॉर्म देयरफॉर बायोलॉजिकली इनएक्टिव। अब वेपर के फॉर्म में होगा तो ये प्लांट के लिए यूजफुल नहीं है। अब आते हैं कैपिलरी वाटर। ये सॉइल्स के कैपिलरीज में प्रेजेंट होता है। ये क्या है, फील्ड कैपेसिटी और हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के बीच में प्रेजेंट है। कैपिलरी वाटर जो है वो फील्ड कैपेसिटी और, मतलब फील्ड कैपेसिटी का कितना होता है 0.3, मतलब 1/3 ATM, और हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट क्या है 31 ATM, मतलब ये 1/3 ATM से लेकर 31 ATM के बीच में कैपिलरी वाटर होता है। और ये सॉइल सॉल्यूशन का काम करता है, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में होता है। और इसी में कैपिलरी वाटर के अंदर ही में जो अवेलेबल वाटर है वो पाया जाता है प्लांट के लिए। फिर आते हैं ग्रेविटेशनल वाटर पे। नेगेटिव टेंशन ऑफ लेस देन 0.3 ATM, मतलब ये बहुत कम प्रेशर से, बहुत ही कम टेंशन से बाइंडेड होता है, पूरा ये एकदम आसानी से ड्रेन आउट हो जाता है। फ्री वाटर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा मूव करता रहता है, फ्लोइंग इसमें होता रहता है, बहुत ही कम प्रेशर से एकदम सॉइल से बाइंड होता है। विच ड्रेन्स आउट, ये आसानी से ड्रेन हो जाता है, इसलिए इसको ड्रेनेज वाटर भी बोलते हैं। अनडिजायरेबल एंड यूजुअली प्रेजेंट इन माइक्रोपोर्स,
ये अनडिजायरेबल मतलब हमारे प्लांट के लिए उतना यूजफुल नहीं है, और ये मैक्रोपोर्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो कैपिलरी वाटर है वो माइक्रोपोर में प्रेजेंट होता है। फिर आते हैं सॉइल इरोजन पे। सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल पार्टिकल्स का रिमूव होना फ्रॉम द पेरेंट बॉडी और फिर ट्रांसपोर्ट होना ऐसे पार्टिकल्स का विंड वाटर के द्वारा। मतलब जैसे ये एक सॉइल है, ये एक फील्ड है, यहाँ पे सॉइल है, तो यहाँ से विंड या फिर वाटर के द्वारा ये सॉइल का यहाँ पे आ गई, ये सॉइल यहाँ पे आ गई, मतलब सॉइल का इरोजन हो गया विंड के द्वारा या फिर वाटर के द्वारा, इसे बोलते हैं सॉइल इरोजन। अब ये दो तरीके का है, पहला है वाटर इरोजन, दूसरा है विंड इरोजन। अब वाटर इरोजन में क्या क्या है? वाटर इरोजन में पहला स्टेप है स्प्लेश या फिर रेन ड्रॉप इरोजन। फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर इरोजन क्या है? स्प्लेश या फिर रेन ड्रॉप। ये कैसे होता है? जैसे ये मिट्टी है, ये सॉइल सरफेस है, जब इस पर रेनफॉल पड़ेगी, जब इस पर पहला रेन ड्रॉप पड़ेगा, पहला रेन ड्रॉप ऐसे से पड़ेगा, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ गड्ढे गड्ढे की तरह ऐसे बन जाता है और कुछ सॉइल मास इधर उधर बिखर जाते हैं। तो यही है स्प्लेश रेन ड्रॉप, रेन के ड्रॉप की वजह से इरोजन होना। फिर सीट इरोजन दूसरा स्टेप है, हाईएस्ट एंड यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सॉइल रिमूवल वाटर इरोजन द्वारा किससे होता है? वो है सीट इरोजन से। पूरा यूनिफॉर्म सॉइल लेयर ही गायब हो जाता है। जो जैसे OABC होराइजन है, तो उसमें जो ए होराइजन है वो तो कहीं कहीं पाया जाता है, ए वाला मैक्सिमम पाया जाता है, ए होराइजन का ही टोटली रिमूव हो जाता है, तो वो जो फील्ड है वो किसी काम लायक नहीं रह जाती है। इट इज़ अननोटिस्ड बाई फार्मर, फार्मर लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए ये वाटर इरोजन का सबसे मेजर प्रॉब्लम है। रील इरोजन क्या है? कैन बी रिमूव बाई नॉर्मल टीलेज ऑपरेशन। इसको नॉर्मल टीलेज ऑपरेशन से हम रिमूव कर देते हैं। अब रील इरोजन जैसे है, ये फिंगर शेप का बनता है, जैसे फिंगर शेप की चैनल्स ऐसे 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 खूब चैनल्स बन जाते हैं, और इसी से वाटर इरोजन थोड़ा बहुत होता रहता है। तो इससे हम जब टीलेज ऑपरेशन करते हैं, प्लॉइंग करते हैं, तो ये खत्म हो जाता है। अब अगर हम रील इरोजन तक कुछ टीलेज ऑपरेशन नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे गली इरोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसे हम टीलेज नॉर्मल टीलेज ऑपरेशन से रिमूव नहीं कर सकते हैं। फिर आते हैं दूसरा विंड इरोजन। विंड इरोजन में 3 स्टेज हैं। पहला है सल्टेशन, द मूवमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स थ्रो बाउंसेस जम्प्स ऑन ग्राउंड। सल्टेशन का मतलब क्या है कि जैसे ये जो सॉइल सरफेस है, इस पर कुछ सॉल्ट पार्टिकल्स हैं, ये जंप करते हुए जाएंगे। जैसे ये हवा आया, हवा के द्वारा जंप करके डायरेक्ट ये यहाँ पे आ गया, मतलब ये जंप कर रहा है। तो सॉल्टेशन में क्या होता है? जंप के द्वारा सॉइल का लॉस होता है, सॉइल इरोजन होता है। सल्टेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इन सीरीज ऑफ जंप। तो विंड इरोजन में सबसे पहला स्टेप क्या है? सल्टेशन। पार्टिकल्स 0.1 to 0.5 मिलीमीटर डायमीटर इज मूव्ड बाय सल्टेशन। तो सल्टेशन में 0.1 से 0.5 मिलीमीटर डायमीटर वाले पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। और सॉइल लॉस अकाउंट फॉर 50 to 75% बाय सल्टेशन। तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा विंड इरोजन में किस स्टेज से लॉस होता है? वो है सल्टेशन प्रोसेस द्वारा। और विंड इरोजन में किससे था? सीट इरोजन से सबसे खराब हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है फार्मर पे। फिर सरफेस क्रिप, रोलिंग और स्लाइडिंग ऑफ लार्जर सॉइल पार्टिकल्स। तो जैसे ये सॉइल सरफेस है, इस पर लार्जर जो एकदम बड़े बड़े सॉइल मास होंगे वो रोल करते हुए, जैसे यहाँ से रोल करते हुए यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ से रोल करते हुए यहाँ पे चले गए, मतलब ये रोल या फिर स्लाइड करते हुए सॉइल का लॉस होता है। अब इसमें पार्टिकल साइज मोर देन 0.5 मिलीमीटर होगा। जनरली 5 to 25% सॉइल लॉस बाई सरफेस क्रिप। फिर सस्पेंशन देख लेते हैं क्या है। फ्लोटिंग ऑफ स्मॉल साइज पार्टिकल्स लेस देन 0.1 मिलीमीटर इन साइज। इसमें क्या है कि सस्पेंशन में फ्लोट करेंगे, मतलब सस्पेंड रहेंगे एयर में। जैसे आंधी तूफान आता है तो छोटे छोटे एकदम सॉइल के पार्टिकल्स फ्लोट करते हुए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और ये 3 से 4% इससे लॉस होता है। एक और इरोजन है, इसको देख लिया जाए, वेव इरोजन। इरोजन बाई कंबाइंड एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर आल्सो नोन एज स्ट्राइप बैंक्स। तो इसमें विंड और वाटर दोनों के कंबाइंड एक्शन की वजह से वेव इरोजन फॉर्म होता है। परमिसिबल लिमिट ऑफ सॉइल लॉस इन इंडिया कितना है? 12 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। मतलब परमिसिबल लिमिट का मतलब क्या है कि अगर पर हेक्टेयर के हिसाब से 12 टन सॉइल का लॉस हो रहा है तो ये चलता है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। लेकिन हमारे यहाँ रियल में लॉस होता कितना है? 16.4 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। जब वेन इरोजन इज कॉज्ड बाई एक्सेसिव ग्रेजिंग डिफॉरेस्टेशन इज कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक इरोजन। मतलब अगर
एक्सेसिव ग्रेजिंग या फिर डिफॉरेस्टेशन की वजह से इरोजन हो रहा है तो उसे एंथ्रोपोजेनिक इरोजन कहेंगे। डिपोजिशन ऑफ सॉयल, अक्यूमुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉयल एट अनदर प्लेस इज नोन एज डिपोजिशन, मतलब एक जगह से सॉयल का डिपॉजिट होना दूसरे जगह ही डिपोजिशन कहलाता है। अब ये कई सारे ट्रांसपोर्टेशन सोर्स पे डिपेंड करेगा और अलग अलग उसका नाम दिया गया है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन सोर्स है ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी के द्वारा सॉयल का डिपोजिशन हो रहा है तो उसे बोलते हैं कोलुवियल, और अगर वाटर के द्वारा हो रहा है तो उसे बोलेंगे एलुवियल। ये डबल बी नहीं है, ये यल है, एलुवियल। आइस के द्वारा हो रहा है तो ग्लेशियल। अगर विंड के द्वारा हो रहा है सैंडी सॉयल का डिपोजिशन तो उसे बोलते हैं एओलियन, और अगर विंड के द्वारा सिल्ट सॉयल का डिपोजिशन हो रहा है तो उसे बोलते हैं लूज। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय।